अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो है मैं एल्केन की प्रिपरेशन के लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एल्केन की प्रिपरेशन के 3 मेथड्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और थर्ड जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट 2 मेथड्स की तरफ मूव करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास जो पहला मेथड है वो है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और 5th नंबर पे हम पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आगे से फर्दर जो है वो 2 टाइप्स के हैं, जिनकी तरफ मैं अब मूव करने लगी हूँ जी स्टूडेंट्स। तो 4th हमारे पास क्या है, मेथड है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेटर यही है कि हम इसका टाइटल जो है हेडिंग क्या रखें, साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन जो होती है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से हो रही है। अब हम लोग इसकी हेडिंग की मीनिंग्स को देखते हैं। सबसे पहले देखें, इसमें हमारे पास जो डी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब है रिमूवल, और नेक्स्ट जो हमारे पास कार्बोक्सिलेशन का मतलब है, कार्बोक्सिल का मतलब हमारे पास रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होनी है किस में से, साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड OH, ये जो होता है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एसिड है हमारे पास, ठीक है, ये साल्ट, ये एसिड है, जैसे कि CH3, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड। इसी तरह से हमारे पास C2H5 C डबल बॉन्ड OH हो तो ये बोलेंगे प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, 3 कार्बन वाले चेन वाला। ये 2 वाला है एसिटिक एसिड, इसका इथेनोइक भी बोल सकते हैं, एथ का मतलब 2 कार्बन, एथेनोइक। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अब हम लोगों को पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट्स बनते हैं, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट्स बनते हैं। हमने इन एसिड्स को पहले साल्ट में कन्वर्ट करना है और फिर आगे से उसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवानी है, ठीक है। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पर क्या मुराद है, देखें, ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है इसमें हमारे पास 1 कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये मोनोकार्बोक्सिल एसिड है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेरे पास यहाँ पर क्या होता कि CH2 होता और यहाँ पर पीछे भी इस टर्मिनल पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता, तो देखें अब इस एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। ऐसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन्हें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फिर 2 टाइप्स के हैं, मोनो है और डाई है, और यहाँ पर हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। पहले इसका साल्ट बनाएंगे, फिर उसमें से डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे और अल्केन की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम लोग को पता है कि एसिड और बेस, जब भी क्या एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट बनता है और प्लस
वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड लेती हूँ और उसका रिएक्शन मैंने करवा दिया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, देखें यहाँ से हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट कॉमन नेम होगा, मैं इसको एसीटेट लिख देती हूँ क्योंकि ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये एसीटेट ग्रुप है, सोडियम एसीटेट। ATE मतलब हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब साल्ट बनता है तो वो उसका नेमिंग का एंड ATE पे होता है, तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स लेक्चर लंबे होते हैं, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अच्छी बात है कि अगर आप फुल लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ भी आएगी। तो इसका नाम है CH3C डबल बॉन्ड OONA, यानी कि सोडियम एसीटेट, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक, तो ये एसिटिक एसिड का मैंने क्या बना लिया, साल्ट बना लिया। अब ये जो एसिटिक एसिड का साल्ट है या फिर किसी और एसिड का साल्ट, ठीक है, एसिटिक एसिड की बजाय इससे लॉन्ग चेन वाले जो है हमारे पास उनके जो साल्ट है उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस अल्केन की प्रिपरेशन के लिए। तो ये मेथड था हमारे पास क्या, साल्ट हासिल करने का। अब मैं जनरल रिएक्शन की तरफ चलती हूँ कि हम लोगों ने साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करवानी कैसे है। देखिए मैंने यहाँ पर एक जनरल साल्ट ले लिया, ठीक है, क्या है ये, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये एक जनरल साल्ट है। ठीक है, हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH और CaO, ये हमारे पास है क्विक लाइम, सोडियम ऑक्साइड, और ये है हमारे पास कॉस्टिक सोडा। ठीक है, क्विक लाइम का काम होता है, ये वाटर एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर। ठीक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है एब्जॉर्ब और रिमूव, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लोगों ने बात ये याद रखनी है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की फॉर्म में इवॉल्व नहीं होगी, बल्कि कार्बोनेट की फॉर्म में इस साल्ट में से रिमूव होनी है। ठीक है, कार्बोनेट की फॉर्म में से रिमूव होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सोक करके रखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बाद में उसको ड्राई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडा लाइम बन जाता है। और ये सोडा लाइम इस्तेमाल होता है फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के हिस्सा। अब रिएक्शन होगा कैसे स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ताकि वाटर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब ना कर सके। सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल को कैरी ऑन करे, ठीक है, उसको करे। तो हमारे पास रिएक्शन होगा इस तरह से कि यहाँ से निकल जाएगा Na2CO3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला क्या होगा, Na2CO3। तो ये बन गया हमारे पास
सोडियम कार्बोनेट। मैंने कहा था ना कार्बोनेट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब पीछे रह गया R और यहाँ पर रह गया H, तो यहाँ R के साथ मिल जाएगा H जो कि एक अल्केन होता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप के साथ जब H लगा हो तो वो अल्केन। ठीक, तो ये जनरल फार्मूला था हमारे पास फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसकी। एसिटिक एसिड लेती हूं मैं सबसे पहले, CH3। एसिटिक एसिड का मैंने ले लिया साल्ट। ठीक, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का रिएक्शन करवाया मैंने सोडा लाइम के साथ, NaOH और CaO, क्विक लाइम। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला पूरा पोर्शन रिमूव हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। और ये हाइड्रोजन जो है ये इस CH3 के साथ क्या हो जाएगा, लग के अल्केन बना देगा, CH3H, यानी कि CH4 जो कि एक अल्केन है, नाम है इसका मीथेन। तो ये बन गया हमारे पास मीथेन। ठीक, एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OO Na। ठीक है, सोडियम साल्ट ले लिया मैंने ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन मैंने करवाया सोडा लाइम के साथ, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहा, उसको हमने ऊपर लिखना है। और उसने करना क्या है, उसने वाटर को एब्जॉर्ब करना है ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके, वाटर उसके साथ इंटरफेयर ना करे। तो यहाँ पर अब देखें क्या होगा हमारे पास, फिर यहाँ से रिमूव होगा ये फुल पार्ट, तो ये CH3 CH2 और ये वाला H इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3 CH2 पहले ही था, अब ये वाला हाइड्रोजन भी उसके साथ मिला तो ये CH3 बन गया, ये एक अल्केन बन गया, इसका नाम है इथेन। और ये जो पहले निकला था ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि ये देखें यहाँ पर मैंने जो है सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया या सोडियम एसीटेट इस्तेमाल किया, तो इसमें कार्बन चेन है 2 वाली। ठीक है, 2 कार्बन चेन है, लेकिन जो मेरे पास अल्केन बन रहा है वो 1 कार्बन बन रहा है। इसी तरह से निचले वाली एग्जांपल में देखें, मेरे पास कार्बन चेन है 3 वाली, प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन चेन वाला एसिड है, उसका साल्ट है, और मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है ईथेन। तो ये बात आप बड़े वर्ड्स में इस नोट डाउन कर लें कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट अल्केन हासिल होता है वो कोरस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट से 1 कार्बन लेस होता है। ठीक है, अल्केन में 1 कार्बन लेस होता है, किससे, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से 1 कार्बन लेस होता है। तो ये इंपॉर्टेंस इसकी इस्तेमाल होती है जब हम लोग कन्वर्जन्स करते हैं। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अंडर ही हमारे पास एक दूसरा मेथड आता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जिसको हम बोलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो कि सेल में कैरिड आउट होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है
carried out in cells। ठीक जी स्टूडेंट्स, अब ये सेल में होते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा सेल होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे, यानी कि एनोड होगा, कैथोड होगा और इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है ना, वो हमारे पास साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ salts of monocarboxylic acid। जी स्टूडेंट्स, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इस्तेमाल होता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो है, मैं सबसे पहले इसके एक जनरल रिएक्शन लिखती हूँ ताकि हमें पता चल सके कि इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनती हैं, ठीक। 4 प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में बनती हैं स्टूडेंट्स। देखें, मैंने ले लिया एक साल्ट, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिया मैंने, ठीक। वाटर, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें वाटर भी मौजूद है। तो इसके नतीजे में 4 प्रोडक्ट्स बनेंगी। एक हमारे पास बनेगा अल्केन, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनेगा हाइड्रोजन और साथ में बनेगा यहाँ पर बेस, ठीक है। अब देखें ये बनता कैसे है, इसको समझ लें। मैंने ले लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, वाटर के भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक। मैं यहां पर भी क्या लिख दूं, 2 and 2। अब होगा ये कि देखें 1 ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बन गए, ठीक है। इधर से हमारे पास पोटाशियम और ये वाला पोटाशियम, ये पोटाशियम इस OH से मिला, KOH बना, ये वाला पोटाशियम इस OH से मिलेगा, तो 2 हमारे पास KOH बन गए। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से मिलके, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देगा। पीछे रह गया ये R और ये R, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं, 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं इन कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं फिर बता दूं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होगा वो होगा आयोनाइजेशन। रिमेंबर क्या है ये, आयोनाइजेशन, ठीक है।
आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास कि मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है वो वाटर की मौजूदगी में आयंस में टूट रहा है। मैंने इलेक्ट्रोलाइट, अब मैं सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले देती हूँ। मैंने ले लिया सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और ये आयोनाइज हुआ, ठीक है। आयोनाइजेशन वाटर की मौजूदगी में होता है। तो स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर हमारे पास आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, ये एसीटेट आयंस और साथ में सोडियम आयंस, इसके 2 मोल्स लिए जाते हैं, तो लिहाजा 2 एसीटेट आयंस और 2 ही हमारे पास सोडियम आयंस बनेंगे। अब आपने साथ में यही बात याद रखनी है, क्योंकि वाटर इसमें मौजूद है तो वाटर के आयंस भी उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होंगे, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस भी उस सेल में हैं, ठीक है। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है इसके मैकेनिज्म का, वो होता है हमारे पास एट एनोड, क्योंकि ये सेल है, ठीक है। तो एनोड पे हमारे पास क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को मालूम है कि सेल में एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एनोड की जानिब ये हमारे पास 4 टाइप के आयंस मौजूद हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। तो एनोड की जानिब हमारे पास एक ये एसीटेट आयंस मूव करेंगे और ये हमारे पास OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो एनोड की जानिब जाएंगे, और जाके इन्होंने करना क्या है, इनमें से जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता होगा वो अपने आयंस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स ये देखें होगा कैसे, ये जो एसीटेट आयंस हैं ये मूव किए किसकी जानिब, ये मूव किए एनोड की जानिब, ठीक है। अब एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखें, मैं आपको एक बात समझा दूं, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल को भी समझ लें। अब हमारे पास होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल की होमोलिटिक फिजन होती है, ये एनर्जी की मौजूदगी में होती है, लाइट की मौजूदगी में, हीट की मौजूदगी में। होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या है कि ये एक नॉन पोलर बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं ना, और वो नॉन पोलर बॉन्ड जो होता है फिशन हो जाती है उसकी, ठीक है, और एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये जो 2 हमारे पास बने हैं ये फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, 4n से रिएक्शन करना चाहते हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर होगा क्या, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना है यहाँ पर एनोड पर, ठीक है। एसीटेट आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव होना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होता है, ये देखिए, इस टाइम पे ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। वो इलेक्ट्रॉन इसने किससे लिया है, वो इस सोडियम से लिया हुआ है इसने। कितने होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5
ठीक, 6 होते हैं ना इसके आउटर मोस्ट में, तो यहाँ पर 7 मौजूद है, 6 और ये 7 मौजूद है, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इनमें होने इसके पास कितने चाहिए, 6 होने चाहिए। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फालतू है, एक्स्ट्रा इसने रखा हुआ है। वो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एनोड को दे देगा। जब वो एनोड को दे देगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल। ये देखें CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर इसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनमें से एक दे चुका है ये, ठीक है, एनोड को। यहाँ पर अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। ये जो फ्री रेडिकल होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये फौरन से रिएक्शन करना चाहता है, लिहाजा ये फौरन से अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। अब समझना ये है कि ये अपने आप को रीअरेंज कैसे करेगा स्टूडेंट्स। होगा ये कि यहां पर देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये फ्री रेडिकल है। अब यहां पर होगी हमारे पास होमोलिटिक फिजन, यानी कि कार्बन और कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड है, वो टूटेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गया। यानी कि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया इस बॉन्ड से और इस कार्बन ने इस बॉन्ड से जो इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन था वो ले लिया। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ये देखें इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इस ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है पहले से, और इस कार्बन ने यहाँ से जो अपना इलेक्ट्रॉन लिया है वो मैंने ये दिखाया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। समझ आया स्टूडेंट? मैं दोबारा बता दूं, होगा ये कि ये फ्री रेडिकल अपने आप को रीअरेंज करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ से होमोलिटिक इसकी फिशन होगी, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये वाला कार्बन जब अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो मैंने ये शो किया, और इस ऑक्सीजन के पास पहले ही एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये बन गई हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब पीछे जो ये CH3 था, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया था ना, वही आ जाएगा। ये हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। ये क्या बन गया? मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल्स थे या 2 फ्री रेडिकल्स थे, तो ये भी हमारे पास 2 बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, समझ आ गई? जी, यहाँ पर बन गया हमारे पास 2 मिथाइल फ्री रेडिकल और 2 हमारे पास यहाँ पर बन गए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब ये देखिए 2 मिथाइल रेडिकल है ना, तो ये मिथाइल रेडिकल का मतलब है इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करेगा और ये CH3 बॉन्ड बना लेगा इस CH3। ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना के इथेन बना देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बना दिया? इथेन बना दिया। ये मैं अब यहाँ पर क्या लिखने लगी हूँ? इथेन लिखने लगी हूँ प्रॉपर। ये ठीक है, इसको मैंने लिख दिया इथेन। तो ये हमारे पास एनोड पे क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास एनोड पे क्या क्या रिलीज हो रहा होता है या बन रहा होता है? अल्केन यानी कि इथेन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एनोड पे इन दोनों प्रोडक्ट्स की क्या हो रही होती है? एवोल्यूशन हो रही होती है, इवॉल्व हो रहे होते हैं।
अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, यानी कि एट कैथोड। जी स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऊपर करके लिख देती हूँ ताकि ये थर्ड स्टेप मैं लिखने लगी हूँ। एट कैथोड। कैथोड, जी कैथोड पे होती है रिडक्शन। रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये कैथोड है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ठीक। एनोड, एनोड के पास से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो इस कैथोड के पास आएगा, और कैथोड के पास उन कौन कौन से आयंस थे हमारे पास? H पॉजिटिव था, OH नेगेटिव था, हमारे पास एसीटेट आयंस थे और सोडियम आयंस थे। तो स्टूडेंट्स, कैथोड के पास ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव आयन, ये दो आयंस यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जानिब अट्रैक्ट होंगे। जब ये इसकी जानिब अट्रैक्ट होंगे तो कैथोड के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है, कैथोड पे होनी है रिडक्शन। ये जो H पॉजिटिव इसके पास आया है, सोडियम आयन इसके पास आया है, इन दोनों में से जो ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर रखता होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेगा। यानी कि इस हाइड्रोजन H पॉजिटिव ने, जो कि वाटर में से आया था, इसने इलेक्ट्रॉन को पिक किया और इसने बना दिया हाइड्रोजन एटम। अब वहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 मॉलिक्यूल्स थे ना, ढेरों मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर हमारे पास। तो हमारे पास एक और प्रोटॉन भी यही काम करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा और एक और हाइड्रोजन एटम बनेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैथोड पे इवॉल्व हो रही होती है। ये एक और प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन के दौरान बनता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, वाटर। ठीक है, ये वाटर जो होता है, ये वाटर क्या देता है, इस तरीके से हाइड्रोजन गैस देता है, और पीछे हमारे पास वाटर में से क्या कुछ रह गया, HOH था ना, तो ये 2H इस्तेमाल हो गए हैं और हमारे पास 2OH जो है वो क्या है, ये OH नेगेटिव की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, तो ये इसी तरह से हमारे पास ये ऐसे मौजूद रहेंगे। अब ये 2OH नेगेटिव जो है, उस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयंस भी मौजूद थे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो ये 2OH सोडियम आयंस के साथ मिल के क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इस तरीके से हमारे पास कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और साथ में ये वाली बाय प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या था, कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड था। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए इतना सूटेबल नहीं है। पहली वजह क्या है इसकी लिमिटेशंस, जी बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं इसमें। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें बाय प्रोडक्ट्स बन रही हों
उसको फिर लेटर ऑन हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है, हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, जिसके लिए अलग से हमारे पास क्या होता है, फ्यूल कंजम्पशन भी होता है, टाइम कंजम्पशन भी होता है, ठीक है, एनर्जी भी वेस्ट होती है हमारे पास। तो वो अच्छा रिएक्शन नहीं होता जिसमें ढेरों बाय प्रोडक्ट्स बन रही हो। तो इसमें 3 बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं, लिहाजा ये अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, इथेन जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी तो उसके साथ क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, ठीक है। तो दोनों को, अब दोनों गैसें हैं, दोनों को सेपरेट करना फिर मसला। फिर ये हमारे पास किस में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होने की वजह से ये मुसलसल इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है, लिहाजा इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो एनर्जी कंजम्पशन की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की वजह से ये सूटेबल रिएक्शन नहीं है, मेथड नहीं है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी इसकी लिमिटेशन होगी। और इसकी थर्ड लिमिटेशन ये है कि ये हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन्स देता है, सिमेट्रिकल अल्केन्स। इसका मतलब ये हुआ कि कैन नॉट गिव मीथेन, ये मीथेन नहीं दे सकेगा, ये प्रोपेन नहीं दे सकेगा, ये पेंटेन नहीं दे सकेगा, मीन कोई भी अनसिमेट्रिकल ऑड नंबर कार्बन वाला अल्केन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये इसकी 3 क्या थी, लिमिटेशंस थी। स्टूडेंट्स अब मैं चलती हूँ 5th मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स, अल्केन के प्रिपरेशन के 5th मेथड की तरफ चलती हूँ। क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप हो उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ मौजूद होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स के केस में कार्बोनिल ग्रुप के एक जानिब हमेशा H होगा और दूसरी जानिब अल्काइल भी हो सकता है या एराइल हो सकता है। एराइल क्या होते हैं हम आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में ये ग्रुप ज़रूरी है। और दूसरा हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है कीटोन, कीटोन में कार्बोनिल के दोनों जानिब अल्काइल अल्काइल या एराइल एराइल मौजूद होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते हैं कीटोन्स। इन दोनों की रिडक्शन से हमारे पास बनते हैं अल्केन्स, ठीक है, इन दोनों के रिडक्शन से बनते हैं अल्केन। अब हम लोग चलते हैं जी, रिडक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स। रिडक्शन की काफ़ी डेफिनेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन मतलब गो डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 4 हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं रिडक्शन के मुतालिक। अब यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन क्या होगा जो हमें नज़र आएगा बाकायदा, रिडक्शन यहाँ पर है हमारे पास गेन ऑफ
हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन भी कौन सा यहाँ पर, एटॉमिक हाइड्रोजन गेन होगा यहाँ पर, एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट से हासिल किए जाते हैं। इस एक ये चीज़ हमें नज़र आएगी बाकायदा, और दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आएगी रिडक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो होगा हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जी स्टूडेंट्स, अब देखें होता क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड। जब हम लोग इसकी क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। अभी सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड बनाया है, मैंने नहीं बनाया कि ये एल्डिहाइड का या कीटोन का, दोनों ने बिहेव सिमिलरली करना है, ठीक है। हम लोगों ने नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर लेना है, ठीक। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन, 4 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग लेते हैं। होता ये है कि 4 में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देते हैं, और जो हमारे पास बाकी 2 बचते हैं वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। अब देखें यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुए हैं तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी रिडक्शन हुई है, ठीक है, उसकी रिडक्शन हुई है। हमारे पास रिडक्शन जो है उसमें हम लोग 2 मेथड्स यहाँ पर पढ़ेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है वो होता है जिंक अमलगम प्लस HCl, यानी कि ये हमारे पास होता है एसिडिक मीडियम में। क्या होता है ये, एसिडिक मीडियम। ये रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये देखें, ये मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, ये मैंने लिया है क्या, एक कीटोन है मेरे पास, इसका नाम है एसीटोन, 3 कार्बन वाला कीटोन है, ठीक है, इसके दोनों जानिब आ रहा है, लिहाजा ये एक कीटोन है। इसकी हम लोगों ने करवानी है रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर जिंक अमलगम इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जिंक के साथ हमारे पास मरकरी मिला हुआ है और HCl। अब होगा क्या, ये CH3 है, इन CH3 को कोई फर्क नहीं पड़ना, रिडक्शन होनी है कार्बोनिल के अलॉन्ग, तो ये C डबल बॉन्ड O जो है इसमें से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा और आ जाएगा हाइड्रोजन, ये पूरे का पूरा, ठीक है, ये बन गया, और दूसरी तरफ CH3 ही लगा हुआ है, तो ये मेरे पास बन गया प्रोपेन, एक अल्केन है 3 कार्बन वाला, और साथ में जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो इस ऑक्सीजन को ले लेंगे और वो बन जाएगा वाटर। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं कीटोन की बजाय एल्डिहाइड भी ले सकती हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एल्डिहाइड को भी ये रिएजेंट ऐसे ही क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और अल्केन्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इन द केस ऑफ कीटोन
ठीक है। कीटोन में हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि C डबल बॉन्ड O, वो चेंज हो रहा होता है CH2 मिथिलीन में, इसको बोलते हैं मिथिलीन में। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होता है मिथिलीन ग्रुप में, किसमें, इन केस ऑफ कीटोन। कीटोन, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब मैं चलती हूं किसकी तरफ, सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के मेथड की तरफ, जिससे अल्केन बनता है, वो होता है वुल्फ किशनर। दो साइंटिस्ट थे ये जिन्होंने ये मेथड प्रपोज किया था। इस मेथड में और ऊपर वाले मेथड रिडक्शन में फ़र्क और सिर्फ रिएजेंट का है। ठीक है, रिएजेंट में फ़र्क है, अदरवाइज प्रोडक्ट हमारे पास सेम बनती है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने ले लिया एसेट एल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड, ये देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप के जब एक जानिब हाइड्रोजन हो तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसकी मैंने करवाई रिडक्शन, तो रिडक्शन इसकी होती है किसकी मौजूदगी में, हाइड्राजीन की मौजूदगी में। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2NH2, और ये होता है हमारे पास बेसिक मीडियम में। ठीक है, होगा यहाँ पर भी सेम, होना यही है कि ये CH3, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, इसने CH3 ही रहना है। ये जो C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव होगा और ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पर लग जाना है CH2, H2 हाइड्रोजन ने इंट्रोड्यूस होना है। दो हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस होंगे, एक हाइड्रोजन पहले ही मौजूद है, तो लिहाजा ये बन जाएगा CH3, तो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, जो ऑक्सीजन यहाँ से निकला है वो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O जो है यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है किसमें, मिथाइल में। तो इसलिए कहा जाता है कि इन एल्डिहाइड जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रिड्यूस होकर क्या देता है, मिथाइल देता है। अगर इसको गौर से देखा जाए तो असल में तो कार्बोनिल ने CH2 ही दिया है, लेकिन इन केस ऑफ एल्डिहाइड क्योंकि पहले ही एक जानिब H था तो वो CH3 लग रहा है हम लोगों को। यहाँ पर हमारे पास दूसरी जानिब भी CH3 था, H नहीं था, तो लिहाजा हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 में कन्वर्ट हुआ है। ओरिजिनली देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O मिथिलीन में ही कन्वर्ट हो रहा है, चाहे वो एल्डिहाइड है चाहे वो कीटोन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आम तौर पे आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन के दौरान हम लोग क्या है, यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो हम कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग वो अप्लाई नहीं करते एल्डिहाइड्स पे। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स एसिडिक मीडियम, वो टूट जाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि कीटोन्स को ही कि जब हमने रिडक्शन करवा के अल्केन्स बनाना हो तो तभी हम क्लेमेंसन रिएजेंट इस्तेमाल करें। उसकी बजाय वुल्फ किशनर रिडक्शन हम लोग जो है वो एल्डिहाइड्स पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये बेसिक मीडियम होता है तो
एल्डिहाइड बेसिक मीडियम की तरफ इतने सेंसिटिव नहीं होते, तो लिहाजा वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आराम से दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्या था, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स थे। 5 मेथड्स हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर लंबा हो गया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।